हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और यह इस चैप्टर की हमारी 3rd वीडियो लास्ट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, इसके पहले के 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। जो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर कार्ड में दे दिया है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आपको लास्ट पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि जब तक हमें स्टार्टिंग का ही समझ में नहीं आ पाएगा तो हम एंड का कैसे समझ पाएंगे। तो इस 3rd पार्ट को समझने के लिए, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको ये तीनों वीडियो इस चैप्टर की देखनी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जैसे कि इस चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है, दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि दो महाशक्तियों का, जो दो महाशक्तियां थी, कौन कौन सी महाशक्तियां थी? अमेरिका और सोवियत संघ। इनमें से किसी एक का अंत, किसका अंत हुआ था? सोवियत संघ का अंत हुआ था। तो सोवियत संघ कब स्टार्ट हुई थी और सोवियत संघ की कौन सी विचारधारा थी? सोवियत संघ क्यों स्टार्ट हुई थी? इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का अंत क्यों हुआ, इसके हमने सभी कारण पढ़े थे। और सोवियत संघ का जब अंत हो गया तो उसके क्या क्या परिणाम हुए, यह सब हमने पढ़ा था। शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा था कि शॉक थेरेपी क्या होती है, शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं हैं, शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम हुए। और सबसे बड़ी गराज सेल दुनिया की किसे कहा जाता है? जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल हमने 2nd वीडियो में पढ़ी थी। तो आप ज़रूर देखिएगा गराज सेल के बारे में, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की वीडियो। तो जैसे कि संघर्ष व तनाव के क्षेत्र, अब इससे क्या अभिप्राय है कि संघर्ष व तनाव के क्षेत्र में आपको बताती हूँ कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे। कौन कौन से थे? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन तीनों गणराज्यों ने मिलकर ही घोषणा की थी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया है, सोवियत संघ की समाप्ति हो गई है। अब सिर्फ ये 3 ही गणराज्य तो नहीं रहे होंगे इतने बड़े सोवियत संघ में, जो विश्व की महाशक्ति रह चुका है। और भी बहुत सारे राज्य होंगे, बहुत सारे देश शामिल होंगे उसमें। तो उन देशों में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उनमें क्या क्या टकराव हुए, क्या क्या संघर्ष हुए, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई। अब हम इस वीडियो में उन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं संघर्ष व तनाव के क्षेत्र, कौन कौन सी ऐसी जगहें थी जहाँ पर संघर्ष और तनाव रहा। तो पूर्व सोवियत संघ, जी हाँ, क्योंकि अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है तो हम सोवियत संघ तो नहीं पढ़ सकते, हमें पूर्व सोवियत संघ ही पढ़ना पड़ेगा। तो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र थे। जी हाँ, आधे से ज़्यादा जो गणराज्य थे ना सोवियत संघ के, वो कौन से संघर्ष के क्षेत्र थे। जी हाँ, संघर्ष, उनकी जो विचारधारा थी ना संघर्ष टाइप में थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के आधे से ज़्यादा गणराज्य जो थे वह संघर्ष के क्षेत्र थे। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी। जी हाँ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो बाहरी देश थे, यानी कि जो बड़े बड़े देश थे बाहर के, उन्होंने अपनी दखलंदाजी दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताती हूँ सोवियत संघ का विघटन को एक एग्जांपल की सहायता से। जैसे कि हमारी एक जॉइंट फैमिली है, अब हमारे घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो सब कहते हैं कि हम अलग होंगे, हम अलग होंगे। तो सब अलग होना चाहते हैं और सब अलग हो भी जाते हैं। जब सब अलग हो जाते हैं ना तो सब अकेला अकेला हो जाते हैं। कि जैसे कि 5 भाई हैं तो 5 भाइयों के घर अलग अलग हो जाते हैं। तो अब उन 5 भाइयों के घर में किसी न किसी एक के घर में किसी और, कोई और मतलब कि उसकी वाइफ है तो उनके वाइफ के घर वाले अपनी मनमर्जी चाहेंगे, या फिर कोई और। इसी तरह से यहाँ हुआ था सोवियत संघ में। जब सोवियत संघ अलग अलग भागों में बट गया, अलग अलग देशों में विभाजित हो गया, तो उसके बाद जो कुछ ऐसे राज्य यहाँ मैं दोबारा बता रही हूँ कि राज्य का मतलब यहाँ देश से है, पर हम पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य के रूप में ही पढ़ते हैं। तो जब अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गया तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो संघर्ष वाले क्षेत्र थे। अब कुछ राज्यों पर दूसरे देशों ने दखलंदाजी करना शुरू कर दिया, में उनको शासन ना चलाने देने पर अपनी मनमर्जी थोपने लगे। तो यही हुआ था कि दखलंदाजी बढ़ी थी कुछ अन्य देशों की। रूस के 2 गणराज्य, रूस के अंदर भी कई राज्य थे। जैसे कि 2 गणराज्य हम यहाँ पढ़ेंगे, चेचनिया और दागिस्तान। अब आपको ये नाम अजीब लग रहे होंगे, चेचनिया और दागिस्तान, पर कोई बात नहीं, आपको याद करने ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपने शायद ये नाम कभी सुने भी ना हो, पर कोई बात नहीं। अब हमें अपने पूरे वर्ल्ड का मैप याद करना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में इस टाइम पर 12th क्लास में
पूरे वर्ल्ड का मैप याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का मैप आता है हमारे एग्जाम में। जी हाँ, पर आप टेंशन मत लीजिए, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी ना आपके लिए। जी हाँ, मैप की भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो अब देख लेते हैं पहले कि चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, और कुछ टाइम तक तो जो रूस के जो गणराज्य थे जैसे कि चेचनिया और दागिस्तान, इनमें अलगाववादी आंदोलन भी चले थे। और उसका चेकोस्लोवाकिया, अब एक दूसरा देश यहाँ पे आया है, चेकोस्लोवाकिया, 2 भागों में विभाजित हो गया था। किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? चेक में और स्लोवाकिया में। ठीक है, चेक और स्लोवाकिया में बट गया। एक देश 2 देशों में बट गया। कैसे? चेकोस्लोवाकिया से वो एक तो चेक बन गया और दूसरा बन गया स्लोवाकिया। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं बाल्कन क्षेत्र। अब ये है क्या बाल्कन क्षेत्र? हमने तो कभी सुना भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृहयुद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया। जैसे कि हमारा सोवियत संघ था, ये हमारा सोवियत संघ है पूरा। अब यहाँ तो कहीं होगा बाल्कन क्षेत्र, और यहाँ कहीं होगा बाल्टिक क्षेत्र, और यहाँ पे कहीं जैसे संघर्ष और तनाव के क्षेत्र हैं तो ये भी कहीं पर होंगे। इसी तरह से, और मध्य एशिया अगर इस साइड को, तो इसी तरह से सोवियत संघ अलग अलग भागों में बटा हुआ था। जब सोवियत संघ महाशक्ति था तब तो ये सब एक ही थे, पर जब सोवियत संघ का विघटन हो गया ना तो ये सब अलग अलग हो गए। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इसी तरह से पूरा जो सोवियत संघ था वो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। उन सबका बंटवारा हो गया। सब एक दूसरे से झगड़े कर करके, संघर्ष कर करके, आंदोलन चला चला के अलग हो गए। तो इसी तरह से यहाँ बाल्कन क्षेत्र है कि बाल्कन क्षेत्र का जो गणराज्य था यूगोस्लाविया, इसके अंदर बहुत गृह युद्ध हुए थे। गृह युद्ध क्या होते हैं? जो देश के अंदर हों। तो इसमें यूगोस्लाविया में गृह युद्ध हुए थे, जिसके कारण यूगोस्लाविया कई प्रांतों में विभाजित हो गया था, कई भागों में बट गया था, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। हमने क्या पढ़ा? बाल्कन क्षेत्र में यूगोस्लाविया था। अब यूगोस्लाविया के अंदर भी ये बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया थे। अब आप देखें कि हमें समझने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि यह हमारा बाल्कन क्षेत्र है, बाल्कन क्षेत्र में हमारा यूगोस्लाविया है। अब यूगोस्लाविया में बहुत सारे पार्टों में डिवाइड है। यूगोस्लाविया में बहुत सारे देश हैं। कौन कौन से देश हैं? जैसे कि बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। ये जो देश थे ना 4, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मतलब कि इन्होंने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया था कि हम एक अलग देश में जाएंगे, हम अपना अलग संविधान बनाएंगे, हम अपना एक अलग शासन चलाएंगे। तो इसी तरह से इन देशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब आते हैं बाल्टिक क्षेत्र। अब ये बाल्टिक क्षेत्र क्या है? बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया, बाल्टिक क्षेत्र में कौन सा देश है? लिथुआनिया। तो लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जी हाँ, बाल्टिक क्षेत्र के भी जो लिथुआनिया था उसने भी मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि मैं भी अपना शासन अलग चलाऊंगा, मैं भी अपना संविधान अलग बनाऊंगा, मैं भी अपना एक अलग देश बनाऊंगा। तो इसी तरह से लिथुआनिया ने भी अपने आप को अलग कर लिया। और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ में, यह संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये जो देश थे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया था, इन तीनों देशों ने ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए थे। कब बने थे ये? 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए थे ये तीनों देश। उसके बाद 2004 में नाटो में भी शामिल हुए। अब नाटो क्या था? हमने शीत युद्ध का दौर था, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था नाटो एक सैन्य संधि संगठन था, जिसकी क्या फुल फॉर्म थी? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो में शामिल हो गए थे। किसकी संधि थी ये? अमेरिका की संधि थी। ओके, आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि नाटो अमेरिका ने की थी ये संधि। और सोवियत संघ की संधि कौन सी थी? वार्सा पैक्ट। ओके, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 2004 में नाटो में शामिल हो गए थे कौन से देश? बाल्टिक क्षेत्र के देश, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ये सब। अब हम देख लेते हैं मध्य एशिया कि मध्य एशिया के कौन कौन से देश हैं। तो मध्य एशिया के तजाकिस्तान,
तजाकिस्तान शायद आपने सुना ही होगा। तो मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी कि 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। हमारे सोवियत संघ का विघटन तक कब हुआ था? 1991 में। उसके बाद 10 साल तक तजाकिस्तान में गृह युद्ध चलता रहा। तो कौन सा टाइम आ गया? 2001 आ गया। 2001 तक तजाकिस्तान में गृह युद्ध चलता रहा। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। जी हाँ, इन देशों में तो अभी तक गृह युद्ध की स्थिति है। गृह युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ ऐसे देशों में, कौन कौन से वो देश, जैसे कि अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, इन देशों में गृह युद्ध अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और मध्य एशिया गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। जी हाँ, यह सब जो तजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ये सब जो हैं देश, इनके अंदर पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। पेट्रोल के अपार भंडार हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। तो पेट्रोल का विशाल भंडार हैं, इसी के कारण यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है। जी हाँ, मतलब कि बाहरी ताकत और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़े का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कुश्ती होती है, मतलब कि लड़ाई होती है। तो इसी तरह से ये एक अखाड़े के रूप में बन गए हैं देश। इनमें अक्सर लड़ाइयाँ, झगड़े, तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें किन देशों में अभी तक गृह युद्ध की स्थिति है। मध्य एशिया के देशों में। बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बाल्कन क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, बाल्टिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, और किन देश, सोवियत संघ के किन गणराज्यों में अभी तक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, यह सब। तो अब आगे बढ़ते हैं। भारत और सोवियत संघ के विचारों में समानता। जी हाँ, अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। पर भारत आप जानते थे कि हमने शीत युद्ध में पढ़ा था, जब दो महाशक्तियां थी तब भारत ने क्या अपनाया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनाया था। भारत ने गुट निरपेक्षता अपनाई थी। पर भारत के कुछ ऐसे विचार थे जो कि सोवियत संघ की विचारधारा से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे। सोवियत संघ की क्या विचारधारा थी? समाजवादी विचारधारा। और भारत तभी नया देश आज़ाद हुआ था। तो भारत ने दोनों महाशक्तियों में से किसी को भी ना अपना कर क्या अपनाया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनाया था। तो इस पर ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी सोच बिल्कुल ही किसी से ना मिलती जुलती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा ज़रूर होता है कि हम किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। तो इसी तरह सोवियत संघ में जो अच्छाइयाँ थीं, वो अच्छाइयाँ भारत को भी बहुत अच्छी लगती थी, और भारत ने भी उन्हें अपनाया था। भारत की भी सोच सोवियत संघ से ज़्यादा मिलती जुलती थी। हम देखते हैं कि भारत और सोवियत संघ में क्या क्या संबंध थे, कौन से विचारों में समानताएं थी। सबसे पहला, बहुध्रुवीय विश्व का सपना। सोवियत संघ ने भी क्या सपना देखा था कि विश्व में बहुध्रुवीय व्यवस्था हो। बहुध्रुवीय मतलब कि एक महाशक्ति ना होकर अन्य महाशक्तियां हो, और यही तो हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां थीं, एक महाशक्ति नहीं थी। और भारत भी यही चाहता था कि विश्व में एक महाशक्ति कभी ना हो, बल्कि अन्य महाशक्तियां हो। पर अब ऐसा नहीं है, अब खाली एक ही महाशक्ति है। कौन सी? यूएसए यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की बहुत बड़ी महाशक्ति है, आप जैसा कि जानते हैं अभी भी। और दूसरा, सुरक्षा की जिम्मेदारी सामूहिक हो। जी हाँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक नागरिक पर ना हो, बल्कि एक सामूहिक हो। सामूहिक होने का मतलब है कि एक ग्रुप के पास हो। अब कोई एक व्यक्ति होगा, वो क्या क्या संभालेगा? ये तो एक इंसान पे जिम्मेदारी थोपना कोई समझदारी की बात नहीं होती। तो भारत की भी यही विचारधारा थी और सोवियत संघ की भी यही विचारधारा थी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सामूहिक हो। हम आगे देख लेते हैं। क्षेत्रीयता का ज़्यादा जगह मिले। जी हाँ, क्षेत्रीयता को ज़्यादा जगह मिला। सोवियत संघ भारत दोनों ही यही चाहते थे। अब अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से हो। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान, या कि अंतर्राष्ट्रीय रूप पर जो झगड़े होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, उनका समाधान कोई युद्ध के रूप में ना होकर बल्कि बातचीत के द्वारा हो। यही तो हुआ था कि शीत युद्ध आया था, और जो हमारा तृतीय विश्व युद्ध था वो टल गया था शीत युद्ध के आने से। तो इसी तरह सोवियत संघ और भारत दोनों ही यही चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का जो समाधान हो वो बातचीत के द्वारा ही हो। कोई भी युद्ध ना हो, कोई भी जनहानि ना हो, कोई भी खून खराबा ना हो। हम आगे देख लेते हैं। हर देश की अपनी स्वतंत्र नीति हो।
हर देश की अपनी स्वतंत्र नीति, मतलब कि हर देश को अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी नीति हो, किसी भी दूसरे देश पर वो आश्रित ना हो कि अगर दूसरा देश कहेगा ये करो तो हमें तभी वो करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमारा मन करे हमें अपने देश को उसी तरह से चलाना चाहिए। यही सोवियत संघ और भारत चाहते थे कि हर देश की अपनी स्वतंत्र नीति हो। यूएनओ में आस्था, यूएनओ भी हमने पढ़ा था, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ पूरे विश्व का एक संघ है, तो उसी में आस्था थी भारत की भी और सोवियत संघ की भी। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सोवियत संघ और भारत के विचारों में क्या क्या समानताएं थीं। तो अब एक बार मैं बता देती हूँ फिर से। बहुध्रुवीय विश्व का सपना, सुरक्षा की जिम्मेदारी सामूहिक हो, क्षेत्रीयता को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से हो, हर देश की अपनी स्वतंत्र नीति हो और यूएनओ में आस्था। अब ये सब हम जान चुके हैं कि सोवियत संघ और भारत के विचारों में क्या क्या समानताएं थी। हम आगे देख लेते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साम्यवाद क्या है। तो साम्यवाद और समाजवाद दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। समाजवाद हो या साम्यवाद, दोनों का मतलब बिल्कुल एक है। तो इसका मतलब पूर्व समाजवाद क्या है? समाजवाद मतलब कि सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा थी, तो इसीलिए पूर्व सोवियत संघ। अब सोवियत संघ नहीं है महाशक्ति, इसलिए हम उसे पूर्व सोवियत संघ पढ़ रहे हैं। तो पूर्व सोवियत संघ और भारत, अब हमने पढ़ा कि इन दोनों में क्या विचारों में क्या क्या समानताएं थी। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के क्या क्या कार्य थे, क्या क्या कार्य इन्होंने साथ में किए। और संबंध अच्छे थे। जो सोवियत संघ था और भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। आप जानते हैं संबंध अच्छे थे। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी के साइड ना हो तो हम उससे कोई संबंध भी ना रखें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि जब भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया था तब भी भारत के संबंध सोवियत संघ से बहुत अच्छे थे। और सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जब रूस ने उसकी जगह ले ली तो रूस से भी भारत के संबंध विशेष रूप से प्रगाढ़ हैं। जी हाँ, और आज तक रूस से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 80 समझौते, तो कितना अच्छे संबंध रहे होंगे भारत के और रूस के। और भारत रूसी हथियारों का खरीदार है। भारत एक बहुत बड़ा रूसी हथियारों का खरीदार है। जैसे कि आप जानते हैं अभी भी राफेल खरीदा गया है, तो वो भी भारत ने रूस से ही खरीदा है। तो अब हम आगे देख लेते हैं रूस से तेल का आयात। जो भारत में तेल का आयात होता है वो भी ज़्यादातर रूस से ही किया जाता है। जी हाँ, भारत में जितना भी तेल आयात किया जाता है वो उसमें ज़्यादातर मात्रा जो है वो रूस के तेल की ही है। हम आगे देख लेते हैं परमाणविक तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद। जो हमारे परमाणविक यानी कि परमाणु हथियार हैं या फिर अंतरिक्ष योजना, जैसे कि अभी मंगलयान पर भेजा गया था रॉकेट, उसी तरह से इन सभी में रूस ने बहुत ज़्यादा भारत की मदद की है। आगे देख लेते हैं कजाकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। जी हाँ, जैसे कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो सोवियत संघ था उसी के देश हैं। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था उसके बाद कजाकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था इन देशों ने। तो उसके बाद इन दोनों के साथ भी भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं और भारत ने इन दोनों देशों के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश की है कि हम अपना ऊर्जा आयात यानी कि एनर्जी सोर्स बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद ब्रिक्स। अब ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक सम्मेलन का नाम है। तो ब्रिक्स सम्मेलन 16वां सम्मेलन था। जी हाँ, ब्रिक्स सम्मेलन एक 16वां सम्मेलन था भारत का सोवियत संघ के देशों के साथ में। और ये कब हुआ था? 2016 में हुआ था गोवा में। गोवा में भारत का एक सम्मेलन हुआ था सोवियत संघ के देशों के साथ, जिसको ब्रिक्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो भारत और रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा एवं लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में किन किन चीज़ों पर बल दिया गया था? जैसे कि रक्षा। जी हाँ, रक्षा क्या होती है? अपने देश की रक्षा करना, यानी कि जो हमारे सैनिक होते हैं वो यही तो काम करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो इसी तरह से रक्षा, परमाणु हथियार, ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान, इन सब के साथ साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और उनके इन जो ये हम बातें सोची हैं, जो लक्ष्य हैं, इन सबको प्राप्त करने, इन सबको पूरा करने के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था इस सम्मेलन में। कौन सा सम्मेलन?
ब्रिक्स सम्मेलन। तो आप ज़रूर याद रखें क्योंकि अभी 4 साल पुराना ही सम्मेलन है ब्रिक्स सम्मेलन। तो अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि हमें अपने देश के बारे में कितनी नॉलेज है, हमें अपने देश के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। तो आई होप आपको यह सब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस चैप्टर का ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको पूरा चैप्टर कवर हो पाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।